कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो रह रह कर छलक जाता है, वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत है। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। लोकसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है और पहले चरण के मतदान के कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार दौरे पर हैं, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि वे इस लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा सकें। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस में भी तमाम राजनीतिक दल एक साथ जुड़कर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए बयानों की, तो बयानों में अगर देखें तो विकास और तमाम इस तरह की बातें दूर दूर तक हैं, जबकि एक बार फिर से ये चुनाव कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान यानी कि ध्रुवीकृत होता नजर आ रहा है। क्योंकि आला नेताओं के बयान की बात की जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी करके कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा दिख रहा है। दरअसल 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तमाम बड़े वादे किए गए थे, जिसके एक दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा बता दिया। स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद प्रतिक्रिया आएगी ही, और वही हुआ। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वॉल पर एक्स पर ये बात सामने रखी और उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है चुनाव में, और यही वजह है कि उसे संघ के पुराने दोस्त याद आने लगे हैं। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी को अपने राजनीतिक पूर्वज याद आ रहे हैं। अब राजनीतिक पूर्वज कौन है, मुस्लिम लीग क्या है और आखिरकार क्या किसका संबंध है, इस बारे में आज के वीडियो पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग को लेकर यह पूरी बात उठी हुई है, तो मुस्लिम लीग आखिरकार है क्या, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों से जोड़कर ये बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, तो इतिहास आखिरकार क्या बताता है, इस वीडियो में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, यानी कि जब अंग्रेजी दास्ता में भारत देश था, अंग्रेजों का राज चल रहा था, और उस दौरान आज़ादी की लड़ाई के लिए तमाम छोटे बड़े दल और लोग अपने अपने तरीके से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ऐसे में एक दल बनता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो चूंकि मुसलमानों की संख्या काफ़ी कम है और वे अल्पसंख्यक रह जाएंगे, और ऐसे में उनके राजनीतिक अधिकार कहीं ना कहीं छिन जाएंगे या छीन लिए जाएंगे। इस चिंता के चलते मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और शुरुआत के जो नाम है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग ज्वाइन की। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग का जो है काम करने का तरीका वो पूरी तरीके से मुसलमानों के प्रति इतना संजीदा हो गया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की जाने लगी। और इसके बाद फिर जब एक अधिवेशन होता है और उसमें मुस्लिम लीग द्वारा ये मांग रखी जाती है कि अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। तो ये तो बात थी मुस्लिम लीग की। इसका और भी इतिहास है कि उनको ये लग रहा था कि आखिरकार इन तमाम लड़ाइयों में मुसलमानों का जो
हिस्सा है, मुसलमानों के जो लाभ हैं वो पीछे न रह जाएं। यही वजह थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उनसे विचार नहीं मिले और अंग्रेजों का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था। अब यही जो आरोप है या यही दोषारोपण है वो उस दौरान जो हिंदू महासभा नाम की पार्टी थी उस पर भी लगते आ रहे हैं। और उसके बाद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, यानी कि अगर बात की जाए तो विचारों की श्रृंखला में दोनों बिल्कुल अपोजिट पार्टियां हैं। यानी कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो वहीं हिंदू महासभा का भी ये मानना था कि हिंदू राष्ट्र पहले बनना चाहिए, भले ही आज़ादी बाद में मिले। यही वजह है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू महासभा द्वारा भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया गया। अब बात आती है कि इसके पहले, यानी कि आज़ादी के पहले जो प्रोविंस सरकारें बनती थी उन सरकारों में कौन प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल शामिल थे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया और तमाम पार्टियों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई, लेकिन केवल दो पार्टियां इनसे अछूती थी। वो दो पार्टियां थी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इन दोनों पार्टियों ने मिलजुल कर 3 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। आपको आश्चर्य होगा कि आखिरकार दोनों पार्टियां, एक पार्टी जो कि हिंदुओं के हित की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रही है, और वो दोनों अलग अलग दिशा वाली पार्टियां एक हो जाती हैं और उसके बाद वो मिलजुल कर सरकार बनाती हैं। हिंदू महासभा में प्रमुख तौर पर जो विचारक थे उसमें वी.डी. सावरकर प्रमुखता से सामने आते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना संस्थापक मानती है। तो ऐसे में अब जो ये बयानों के सिलसिले चल पड़े हैं और एक दूसरे पर छींटाकशी और दोषारोपण किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं। जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक रैली के माध्यम से उस पर ये छींटाकशी करते हैं, ये दोष लगाते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यकों को तमाम सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब इसी को लेकर निश्चित तौर पर कि वहां से बयान सामने आना ही था, बचाव के लिए और आक्रमण के लिए, और वैसा हुआ भी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ओर से जो बात लिखी उसमें उन्होंने साफ लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पुराने दोस्त याद आ रहे हैं या फिर संघ के जो पुराने साथी थे वो याद आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य इतिहास की उन घटनाओं से है जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप से गठबंधन करके सरकारें बनाई गई थी, कांग्रेस का विरोध किया गया था। और कहा तो ये तक जाता है कि उस दौरान उन्होंने कांग्रेस का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका साथ नहीं दिया और अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उनका अलग अलग मानना था कि वो चाहते थे मुस्लिम लीग वाले कि पहले मुस्लिम राष्ट्र बने और हिंदू महासभा चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आज़ादी भले ही हमको बाद में मिले, लेकिन हिंदुओं को एकत्रित करने की उनकी एक पुरजोर कोशिश थी। और यही वजह है कि वो इल्जामात तब से लेकर आज तक चले जा रहे हैं
तो इस तरीके से ये जो लड़ाई चली आ रही है, जो विचारों की लड़ाई है, जो बयानों की लड़ाई है, ये लगातार मुखर होती जा रही है। जब भी कांग्रेस पर इस तरीके का हमला होता है तो कांग्रेस अपने बचाव में एक बड़ा हथियार लेकर आती है, और वो हथियार यही है कि आज़ादी की लड़ाई में उस समय की हिंदू महासभा ने कोई भी साथ नहीं दिया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। साथ ही साथ इसके अलावा ये भी कि आज़ादी की लड़ाई में किसी भी तरह का योगदान भारतीय जनता पार्टी या उनके पूर्वजों का नहीं है। वहीं मुसलमानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी मुखर हो जाती है और कांग्रेस को इस तरीके से घेरने का प्रयास करती है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है और उन्हीं के हित के बारे में ज्यादा सोचती है। इसके साथ साथ राम मंदिर और तमाम तरह के मुद्दे भी जोड़ दिए जाते हैं। रामलला के जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस दौरान कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका वहां पर ना पहुंचना एक बड़ा मुद्दा बना था और ये तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं और इस तरीके से ये बयानबाजी लगातार चल रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस बयान के पलटवार करते हुए ये बयान जारी किया गया कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर पड़ती जा रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। देखना ये होगा कि दर्शक, श्रोता और मतदाता इन बयानों को कितना तौल कर देखते हैं, अपने इतिहास के बारे में कितना खंगालते हैं और जो बयानबाजी की जा रही है उसको ठोक बजाकर देखने के बाद ही अपना वोट करते हैं या नहीं। क्योंकि बयानों की अगर बात की जाए तो तमाम तरह के बयान एक दूसरे पर छींटाकशी, पुराने संबंध बताने की बातें सामने चली आ रही हैं, लेकिन जो धरातल पर चीज़ें हैं उन धरातल पर हुई चीज़ों को लेकर कोई भी बात नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर और बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको लेकर मंचों पर बात पूरी सिरे से गायब हो जाती है और बातें सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होती है और ये बात इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ती है। तो इतिहास के गड़े मुर्दों में आखिरकार कितनी सच्चाई है ये आपको देखना होगा। तो इस तरीके से बयानबाजी लगातार जारी है। जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बयानों में भी और गर्मी आती जाएगी। निश्चित तौर पर तमाम तरह के नुक्स निकाले जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हो या कांग्रेस का घोषणा पत्र या फिर अन्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र। एक दूसरे के विरोध करने के लिए किसी भी स्तर तक राजनेता जा सकते हैं और इसी तरीके के बयान लगातार आ सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी मतदाता की बनती है कि वो इन बयानों को ध्यान से सुने, इनका विश्लेषण करे, इनके बारे में सोचे समझे और एक विचार ये भी करे कि आखिरकार क्या बात है कि एक बार फिर से, जबकि 2024 का ये चुनाव है, तो इस चुनाव के दौरान विकास की बातें और तमाम तरह की बातें जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं और एक बार फिर से इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इन बातों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, किसके बयान में सच्चाई का प्रतिशत कितना है, ये आपको आंकना पड़ेगा कि आखिरकार उसमें सच्चाई 10% है, 5% है या फिर 50% है। तो ये सच्चाई को जानना समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल लिए हुए हैं और उसमें खंगाल सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं और उसके बाद नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उनकी बुद्धि पर आप तरस भी खा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ और ताज़ा तरीन खबरें और इसी तरह के वीडियो लेकर हम लगातार हाजिर होंगे। नमस्कार।